नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की आर्म ड्रोन को लेके है। अभी अगर मॉडर्न डे वॉरफेयर की बात करें तो अभी फाइटर जेट और रियल सोल्जर्स की जगह धीरे धीरे रोबोट्स और ड्रोन्स लेने लगे हैं, और इसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी हम आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की लड़ाई में देख चुके हैं। इस दौरान आर्मेनिया के हारने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो टर्किश मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन था, और इस ड्रोन की वजह से अजरबैजान को आर्मेनिया की लैंड फोर्सेस को और आर्म्ड यूनिट के खिलाफ काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिल गया था। अभी एक और बात भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी टर्की से सेम ड्रोन को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान पहले चाइनीज ऑरिजिन विंग लॉन्ग 2 सीरीज के ड्रोन को भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस ड्रोन की अभी काफी सारे सर्विस इश्यूज सामने आ रहे हैं, और ज्यादातर टाइम ये जो ड्रोन है ये ग्राउंडेड कंडीशन में रह रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से भी टर्की के साथ बैरक्टर ड्रोन को हासिल करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत अभी अपने तरफ से यूएस से आर्म ड्रोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और अभी पिछले हफ्ते एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत अभी अपनी हेरॉन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट करने वाला है, जिसके लिए लगभग 7,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसके लिए इजराइल के साथ बातचीत किया जा रहा है। पर इसके अलावा पिछले साल AD की तरफ से बताया गया था कि वो अभी एक और आर्म ड्रोन को डेवलप कर रहे हैं, जिसको अभी रुस्तम 1 की टेक्नोलॉजी को बेस करके डेवलप किया गया है, और ये एक आर्म ड्रोन होने वाला है, लेकिन इसकी बाकी सभी सब सिस्टम और एविनिक्स सिस्टम रुस्तम 2 के साथ सिमिलर होने वाला है। वैसे रुस्तम 2 को भी रुस्तम 1 से लिए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया गया था, तो इन दोनों में काफी सारे सिमिलरिटीज होने वाली है, जिससे इनकी जो सर्विस या मेंटेनेंस इशू होने वाला है वो हमको कम पड़ेगा, और इनको सेम बेस से हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे जहां पर रुस्तम 2 को ऑपरेट किया जा रहा है। और अभी जब AD के डायरेक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल को तर्मक मीडिया की तरफ से सवाल किया गया था, तो उन्होंने बताया कि अभी AD की तरफ से जो आर्चर नाम की UAV को बनाया जा रहा है, ये बैरक्टर ड्रोन के क्लास का ड्रोन होने वाला है। तो आगे चल के अगर पाकिस्तान की तरफ से बैरक्टर ड्रोन को हासिल किया जाता है तो हमारे पास भी इसका काउंटर मौजूद होने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके है, और आने वाले कुछ दिनों में तेजस को लेके काफी सारे अपडेट सामने आने वाले हैं। अभी जैसे कि HAL की तरफ से 2022 के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को सभी FOC वेरिएंट की तेजस को डिलीवर करने का फैसला किया गया है, और साथ ही अभी तेजस MK-1A के लिए भी HAL की तरफ से काम करना शुरू किया जा चुका है, जिसमें HAL की तरफ से अभी तेजस की एक FOC यूनिट में तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाले सभी सब सिस्टम को इंटीग्रेट करके धीरे धीरे टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि ओरिजिनल टेस्ट फ्लाइट से पहले इन सभी सब सिस्टम को पहले ही वैलिडेट कर दिया जाएगा। HAL के मुताबिक अभी HAL की तरफ से तेजस की 10 FOC वेरिएंट की एयरफ्रेम को तैयार करके रखा गया है, और अगर टाइम पर इजराइल की तरफ से बाकी सभी सब सिस्टम को डिलीवर कर दिया जाता है तो इसी साल के अंदर ही HAL की तरफ से 10 FOC वेरिएंट की तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। और ऊपर से अभी जून से पहले तेजस MK-1A की भी पहली टेस्टिंग शुरू होने वाली है, और HAL का कहना है कि अगर इनिशियल टेस्टिंग सही चलता है तो इसके लगभग 20 से 24 महीने के बाद वो तेजस MK-1A की सीरीज प्रोडक्शन को चालू कर सकते, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 2024 में ही HAL की तरफ से तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू किया जाएगा, और 2024 के बाद HAL की तरफ से साल में कम से कम 16 तेजस को डिलीवर किया जा सकता है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके है। अब सब जानते हैं कि ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अभी इसके लगातार सी ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जल्दी इसको इंडियन नेवी में ऑपरेशन करने का प्लान किया गया है। वैसे सबसे पहले इसकी पहली सी ट्रायल को पिछले साल अगस्त के महीने में शुरू किया गया था, जो कि इसकी पहली और बेसिक सी ट्रायल था, और ये ट्रायल लगभग 5 दिन तक चला था, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की इंजन, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेक किया गया था। जिसके बाद इसकी एक और सी ट्रायल को अक्टूबर के महीने में शुरू किया गया था, और अक्टूबर में लगभग 10 दिनों तक सी ट्रायल कंडक्ट किया गया था, जिसमें मोस्टली इसके एविनिक्स सिस्टम और नेविगेशन इक्विपमेंट को टेस्ट किया गया था। और अभी एक बार फिर से INS विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू किया जा रहा है, और ये शायद INS विक्रांत की फाइनल सी ट्रायल में से एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर INS विक्रांत को कॉम्प्लेक्स नेवल मिशन को करने के लिए, नेवल मैन्यूवर्स को करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उम्मीद किया जा रहा है कि ये ट्रायल थोड़े ज्यादा दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेवल मैन्यूवर्स को करने के लिए अभी इसको ज्यादा समय तक सी में रहना पड़ सकता है।
अभी ये C-12 कंप्लीट करने के बाद INS विक्रांत से MiG-29 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसके बाद इससे MS-60R हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जाएगा। और अभी 1-2 दिन पहले एक और अपडेट भी सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि नेवी की तरफ से अभी रफाल M को भी INS हंसा बेस में अभी टेस्ट करना शुरू किया गया है, जिससे हो सकता है आगे चल के नेक्स्ट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आइदर रफाल M में या INS विक्रांत में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। भारत और चाइना के बीच पिछले 20 महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेसअप जैसा सिचुएशन चल रहा है और दोनों तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी लगभग 60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट थे उनमें से डिसएंगेजमेंट करने के लिए दोनों तरफ से कई बॉर्डर मीटिंग को भी अरेंज किया जा चुका है, लेकिन कहा जाए तो उनमें से मैक्सिमम सफल नहीं रहे थे और चाइना वहां से पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ लोकेशन है जहां पर चाइना पीछे जा चुका है, लेकिन हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर से चाइना पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है और इसको लेके 13th राउंड की बॉर्डर मीटिंग में कोई नतीजा सामने नहीं आया था। अभी एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच 14th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने का प्लान बनाया गया है और बताया जा रहा है कि फाइनली 12 जनवरी को भारत और चाइना के बीच बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया जाएगा। इस मीटिंग को चुसूल के आसपास अरेंज किया जाएगा, जो कि साथ मोल्डो गैरिशन में अरेंज किया जाएगा और अभी इस मीटिंग के दौरान बाकी बचे सभी फ्रिक्शन पॉइंट से जवानों को पीछे हटाने के लिए बातचीत होने वाली है और साथ ही भारत की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से अभी पांगोंग लेक के ऊपर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया गया, जो कि चाइना अपने कंट्रोल में मौजूद अक्साई चीन रीजन में कर रहा है। तो वहां पर भारत की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको चाइना बना लेता है तो इसके बाद ये चाइना के लिए एक शॉर्टकट बन जाएगा, जो कि फर्दर डिप्लॉयमेंट करने में आगे चल के चाइना को मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। अब जिस तरीके से हमारी इंटरनेशनल वाटर लाइन को सुरक्षित रखना इंडियन नेवी का काम है, ठीक वैसे ही इंडियन कोस्ट लाइन को सुरक्षित रखना इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर कोस्टल रीजन में सिक्योरिटी ब्रीच होने की वजह से मुंबई में 26/11 ऐसे हादसे हो चुके हैं और इसके अलावा स्मगलिंग, पायरेसी जैसे इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए बदमाश लोग कोस्टल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी कोस्ट लाइन की बात करें तो ये काफी बड़ी है, जिसको एकदम से सुरक्षित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। स्पेशली ऐसे चुप कर आने वाले मछुआरे या छोटे साइज की बोट्स को पकड़ना एक बहुत ही टफ टास्क होता है, लेकिन फिर भी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से रेगुलर बेसिस पर अपने काम को किया जा रहा है और इंडियन कोस्ट लाइन को सुरक्षित रखा गया है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक आज गुजरात के तट के आसपास एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा गया था, जिसका नाम यासिन है और इस बोट के साथ अभी लगभग 10 लोगों को वहां से पकड़ा गया है। वैसे दिखने में तो ये नॉर्मल मछली पकड़ने वाली बोट जैसा लग रहा है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 8 जनवरी की रात को जब इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल अंकित अपने रेगुलर पेट्रोल मिशन में था, तो उन्होंने एक संदेहजनक बोट को गुजरात के तट के आसपास स्पॉट किया था, जिसका नाम यासिन था और ये वेसल लगभग 11 किलोमीटर तक इंडियन साइड में चला आया था और जैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इसको रोकने की कोशिश की गई थी तो वो भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से उन सभी को हिरासत में लिया गया था और अभी उनको फर्दर पूछताछ करने के लिए पोरबंदर में लाया गया है। अब ये भी पहली बार नहीं हुआ है और इससे पहले भी पिछले साल 15 सितंबर को भी ऐसे एक तरीके से बोट को पकड़ा गया, जिसमें 12 लोग मौजूद थे और उनमें से ड्रग्स को बरामद किया गया था। फिर 20 दिसंबर को भी एक बोट को हिरासत में लिया गया था, जिसमें लगभग 400 करोड़ के आसपास ड्रग को बरामद किया गया था। फिलहाल के लिए अभी जो पाकिस्तानी बोट पकड़ा गया है उसमें क्या बरामद किया गया बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक अभी फर्दर छानबीन चल रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।